रात 12 बज चुके थे। गांव के किनारे बहने वाली पुरानी झील काली स्याही की तरह शांत थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और हवा में मिट्टी की वो गंध थी जो बारिश आने से पहले उठती है। झील के किनारे बनी टेढ़ी पगडंडी पर सुमन और उसकी छोटी बहन अनु हाथों में मिट्टी का दिया लेकर लौट रही थी। अनु दीदी, यह रास्ता ठीक नहीं लग रहा। झील के पास रात में कोई नहीं आता। अरे डरपोक मत बन, यहाँ रोज लोग आते हैं और फिर घर जाने का यही छोटा रास्ता है। हवा में अचानक ठंड बढ़ जाती है। दिया हल्का हल्का डगमगाने लगता है। झील के पानी से सीटी जैसी आवाजें उठने लगती हैं, मानो कोई धीरे धीरे गा रहा हो। अनु दीदी, ये आवाज। सुमन रुकती है। धीरे धीरे झील की काली सतह पर हल्की सफेद धुंध उठती है। धुंध है, बस धुंध। लेकिन अचानक झील के बीचों बीच एक लंबी काली परछाई खड़ी दिखती है। उसका चेहरा पानी की ओर झुका हुआ, बाल गीले और हाथ उसकी पायल को छू रहे हैं। अनु डर से सुमन का हाथ पकड़ लेती है। दीदी, ये औरत कौन है? शायद कोई गांव की। लेकिन जैसे ही सुमन बोलती है, वो औरत धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाती है। काला घूंघट, सफेद चेहरा, बिल्कुल स्थिर आंखें, और उसकी पायल पानी के ऊपर बज रही थी। पानी के ऊपर पायल बजना यहाँ के लोग इसे बुरा संकेत मानते थे। सुमन की सांस अटक जाती है। औरत पानी के बीच से बिना लहरें उठाए उनकी ओर बढ़ने लगती है। उसके कदम पानी को नहीं छूते, बल्कि पानी खुद उसके नीचे हटता चलता है। अनु दीदी भागो, पर सुमन जैसे किसी सम्मोहन में फंस चुकी थी। औरत पास आती है, धीरे से बोलती है, बेटा, इतनी रात में अकेली? आओ, ठंड लग जाएगी, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। उसकी आवाज इतनी मीठी, इतनी शांत कि डर के बावजूद सुमन को अजीब सा अपनापन महसूस होता है। अनु पीछे हट जाती है। दीदी मत जाओ, नानी ने कहा था, झील में रहने वाली डूबन वाली औरत किसी को भी अपनी तरह खींच लेती है। सुमन गुस्से में, बस करो अनु, हर चीज को भूत मत बना दिया करो। औरत मुस्कुराती है। उसकी पायल अपने आप और तेज बजने लगती है। झील का पानी लाल होता दिखाई देता है, जैसे किसी का प्रतिबिंब उसमें डूब रहा हो। उनके पीछे से आवाज आती है, सुमन, नाम लेकर मत जाओ। ये उनकी नानी थी, जो लाठी लेकर दौड़ती आ रही थी। चेहरे पर डर, आंखों में पहचान। नानी, ये औरत नहीं है, ये वचनबंधी आत्मा है। हर अमावस को झील अपने एक वचन मांगती है और ये उसे पाने आती है। औरत नानी की ओर देखती है। उसकी मुस्कान अचानक टेढ़ी हो जाती है। तेरी उम्र तो बीत गई बूढ़ी, अब मुझे नई सांस चाहिए। वो सुमन का हाथ पकड़ लेती है। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा, हड्डी तक उतर जाने वाला। अनु चीखती है। नानी मंत्र बोलना शुरू करती है, लेकिन झील की हवा इतनी तेज हो जाती है कि उनकी आवाज डूबने लगती है। औरत सुमन को खींचते हुए कहती है, बस एक कदम, सिर्फ एक। फिर दर्द खत्म, सांसें शांत, और मैं पूरी। सुमन की आंखें धुंधली होने लगती हैं। उसके पैर अपने आप झील की ओर बढ़ते जाते हैं। नानी उसकी चोटी पकड़ लेती हैं। अनु उसके पैर, लेकिन उसका शरीर औरत की ओर झुकता जा रहा था। औरत अब बिल्कुल पास, चेहरा टेढ़ा, आंखें खून से भरी। पानी उसके पैलों से उठकर मुंह तक जा रहा था। आजा, मेरे वचन को पूरा कर दे। जैसे ही सुमन का पैर पानी को छूता, नानी हाथ में पकड़ी राख झील में फेंक देती हैं। एक तेज चीख, जैसे पूरे जंगल को चीर दे। औरत का शरीर पानी के अंदर बुरी तरह मरोड़ता है। उसकी पायल टूटकर सतह पर तैरने लगती है। वो सुमन का हाथ छोड़ देती है और धीरे धीरे झील की गहराई में खींची जाती है। पानी फिर से काला और शांत हो जाता है। सुबह नानी, सुमन और अनु घर के बरामदे में बैठी थी। सुमन की कलाई पर नीले निशान थे, बिल्कुल उंगलियों के पकड़ने जैसे। सुमन, नानी, वो कौन थी?
नानी, वो उस दुल्हन की आत्मा है जो झील में अपने ही पति के धोखे से डूब गई थी। मरते वक्त उसका एक वचन अधूरा रह गया। तभी से वो उसी उम्र की लड़कियों को अपना बनाना चाहती है ताकि वो पूरी हो सके। अनु डरते हुए, अब वो फिर आएगी? नानी धीमा मुस्कुराती है, अब नहीं, क्योंकि आज जो उसके पांव के नीचे की राख गिरी है वो उसकी अपनी चिता की राख थी। अब झील उसे कभी बुलाएगी नहीं। सुमन की आंखें भर आती हैं। क्या वो बुरी थी नानी? नानी ने सिर हिलाया। बुरी नहीं, अधूरी थी, और अधूरी चीजें ही सबसे ज्यादा डरावनी होती हैं। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन गांव वाले कहते हैं अमावस की रात झील से अब कोई आवाज नहीं आती, सिर्फ टूटी हुई पायल की हल्की झंकार, जैसे किसी ने आखिरी बार अलविदा कहा हो।